जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैन और बियाओ गुफा से कैसे ना कैसे करके बाहर आ गए हैं और वो रात को वहीं सो जाती हैं। बियाओ की जब सुबह आंख खुलती है तो आसपास उसे जाओ फैन नहीं दिखता और ढूंढने पर उसे जाओ फैन दूर कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर बैठकर उसके यहाँ ऐसे बैठे रहने का कारण पूछती है, जिस पर जाओ फैन बताता है कि जब हम गुफा में थे तब हमने एक दूसरे को दोस्त समझ लिया था और तुमने मेरी जान भी बचाई थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ और तुम्हारे इस एहसान के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी ना कभी जरूर करूँगा। बियाओ हंसते हुए कहती है कि अगर तुम सच में मुझे रिपे करना चाहते हो तो तुम मेरी जगह चलकर मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। मेरे सेक्ट में डिसाइपल बनना तुम्हारे सेक्ट के चीफ बनने से भी अच्छा है। जाओ फैन कहता है कि मैं धर्म सच्चाई सिखाने वाले स्कूल का डिसाइपल हूँ। तुम्हारी डेमोनिक टीचिंग्स का हिस्सा मैं बिल्कुल भी नहीं बन सकता हूँ। आखिर मेरा सच्चाई का ज्ञान तुम्हारे इविल के ज्ञान को सीखने की अनुमति कैसे दे सकता है? डेविल की टीचिंग ने हमेशा बुरे काम किए हैं। इस पर बियाओ गुस्से में कहती है कि ग्रेट वॉर ऑफ डेविल के वक्त तुम्हारे एंसेस्टर्स जिनको तुम गॉड मानते हो उन्होंने हम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी और यहाँ तक कि कमजोर जो लड़ नहीं सकते उन पेरेंट्स को बच्चों के सामने बेरहमी से कत्ल करा था। जाओ फैन को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये सब बकवास है क्योंकि ये सब काम तुम्हारे डेविल्स टीचिंग्स के हैं। तुम लोग छोटे बड़े का सोचे बिना सभी पर हमला करके सब कुछ तबाह कर देते हो। बियाओ कहती है कि क्या तुमने अपनी आंखों से ये सब देखा है या फिर जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें पढ़ा दिया वो तुमने सच मान लिया? हमारी होली टीचिंग्स कभी किसी का खात्मा नहीं चाहती हैं। अगर ऐसा होता तो ये बाकी सारे लोग भी कह रहे होते। जाओ फैन कहता है कि अगर हम ऐसे ही आर्ग्यू करते रहे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, जिस पर बियाओ कहती है कि तुमसे मुझे आर्ग्यू करना भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हें आगे के लिए राह दिखा रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। तो जाओ चुनो अपनी सच्चाई की विद्या और अगर अब तुमने मुझे अपना मुंह दिखाया तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही गला काटूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर लू को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस को टीचर देख रही थी, लेकिन सीनियर लू का ध्यान प्रैक्टिस में नहीं था और इसलिए उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है, जिस पर टीचर को काफी गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ कहे बिना उसकी तलवार उसको पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हें पनिशमेंट देने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पनिशमेंट उन्हें दी जाती है जिनको सुधारना होता है, लेकिन तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा। वही जाओ फैन जो बियाओ से दूर जा चुका है वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा होता है कि तभी वहाँ एक मिस्टीरियस मैन आता है जो जाओ फैन के पास बैठ जाता है और अपने लिए एक चाय मंगाता है और उसको देखते ही वो समझ आता है कि ये क्विंक्यू सेक्ट का जूनियर डिसाइपल है। जाओ फैन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? तो वो फिर बताता है कि ये जगह क्विंक्यू सेक्ट से ज्यादा दूर नहीं है और तुम काफी एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हो और तुम्हारे पास एक अलग सा तेज है जो ये सब साबित करता है कि तुम क्विंक्यू सेक्ट के डिसाइपल हो। जाओ फैन ये देखकर अमीज हो जाता है और मिस्टीरियस मैन उसको भी अब चाय पीने को देता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर जाओ फैन अपना इंट्रो देता है और फिर मिस्टीरियस मैन भी उसे अपना नाम वैन रेनवॉन्ग बताता है। वो लोग फिर हंसते हुए चाय पीते हैं और वैन रेनवॉन्ग बताता है कि वो सिर्फ एक साधारण सा आदमी है, लेकिन उसने कई दशकों से इमोरालिटी के बात के कई सारे बुक्स पढ़े हैं और तुम्हारे हेयरलूम वेपन को देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा है। क्या ये तुम्हारे ब्लड को एब्जॉर्ब करता है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये हेयरलूम वेपन 2 ट्रेजर्स से मिलकर बना है। तुम शायद ना जानते हो, लेकिन तुम्हारे वैन के अंदर जो पर्ल है वो डेविल्स टीचिंग्स का एक आर्टिफैक्ट है और ये ओल्ड मैन हिक्सन के खजाने का एक खजाना है। इसको ब्लड सकिंग पर्ल कहते हैं। ये स्टिक एंगर और इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर सकती है और ऐसा कहा जाता है कि ये 9 घोस्ट की सोल को कैप्चर करके उनसे बनाया गया है और इसलिए इसे डिस्ट्रॉयर ऑफ सोल्स भी कहते हैं। जाओ फैन समझ आता है कि क्यों जब उसने इसे पहली बार उठाया था तो आसपास कई सारी सोल्स उसके चक्कर क्यों लगाने लगी थी। जाओ फैन ये सब जानकर थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो क्विंगी सेक्ट से हूँ, तो आखिर मैं ये डेविल ऑब्जेक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ? उसे इविल थिंग सुनकर थोड़ी ऑकवर्ड हंसी आ जाती है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सेक्ट के पास भी एक काफी शानदार खजाना है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी पार को छीनकर खजाना तैयार किया गया होगा? इस दुनिया में कई हजारों सालों से लोग एक दूसरे को मारते हुए आए हैं। आज जिसके पास स्ट्रेंथ है वो भी स्पिरिट्स और डेविल्स को खत्म कर रहा है।
ज़ाओफैन कहता है कि मेरे सेट का ट्रेजर कंटेमिनेशन ऑफ इटर्निटी है और टीचिंग्स हमारे सेट के डेविल्स को खत्म करना है क्योंकि डेविल्स ने इस दुनिया को करप्ट कर दिया है। वेन रेन वॉन्ग कहता है कि क्या डेविल टीचिंग हमने ही नहीं बनाई है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या इस दुनिया में जो भी है अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा नहीं है। शेर भीड़ और हिरन को खाता है, चीता खरगोश को खाता है और हर कोई फूड साइकिल में अपने सर्वाइवल के लिए अपने से नीचे वाले को खाता है और ऐसा करते करते हम फूड साइकिल के टॉप में आ चुके हैं। तो क्या अब इससे हम ह्यूमंस बुरे हो जाते हैं? तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम हर चीज को अच्छाई और बुराई के पैमाने पर नापने के लिए ब्रेन वॉश कर दिए गए हो। हमारी डेमोनिक टीचिंग भी लोगों को मारना सिखाती है और तुम्हारी सच्चाई की टीचिंग भी। आखिर तुम्हारी सेक्ट को कोई अच्छा और डेविल सेक्ट को कोई बुरा कैसे कह सकता है? ज़ाओफैन फिर से आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता है कि आखिर तुम सच में कौन हो? जिस पर वो इस बार भी यही कहता है कि मैं ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो इस दुनिया में घूमता रहता हूँ। ज़ाओफैन पूछता है कि क्या तुम भी डेविल की टीचिंग कराने वाले पर्सन हो? वो स्माइल देता है जिस पर ज़ाओफैन का माथा तिनक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना सकते हो? जो भी तुमने बोला वो सब झूठ है। ये स्टिक जरूर डेमोनिक हो सकती है लेकिन मैं इसका यूज डेमन्स को मारने के लिए करता हूँ जो कि एक सच्चाई का रास्ता है। मेरी इंटेंशन मेरे सेक्ट में रखी एंशिएंट स्वॉर्ड्स पनिशर की तरह एकदम साफ है। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। अब जैसे ही वो ऊपर देखता है वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है और ज़ाओफैन को अब ये तो पता चल गया होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और फिर अपनी स्टिक को लेकर वो भी वहाँ से जाने लगता है। वही वैन रैन वैन अपने आदमी को कहता है कि इस पर नजर रखना और जैसे ही कुछ इसका सस्पिशियस बिहेवियर दिखे तुरंत मुझे बताना। इसका डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और ये बिल्कुल मेरे यंगर वर्जन की तरह है। वही हम एक आदमी को जंगल में किसी को ढूंढते हुए देखते हैं कि तभी उस पर बियाव अटैक कर देती है और जिस तरह एक मछली वापस पानी में जाने के लिए तड़पती है वैसे ही वो आदमी बंधन से छूटने के लिए तड़पने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वेन रैंगबैंग आ जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि बियाव के फादर हैं। बियाव अपने फादर को यहाँ देखकर गुस्से में आ जाती है लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो उसे काफी प्यार करते हैं और उसकी मॉम से भी काफी करते थे। उनके पास अभी तक उसकी मॉम का दिया हुआ फ्लावर है जो उनके प्रेम की निशानी है। बियाव भी अब ज़ाओफैन की बात को याद करती है कि उसने कहा था कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वो फिर अपने पापा के गले लग जाती है और काफी रोती है। वो फिर उसे बताते हैं कि वो ज़ाओफैन से भी मिले हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर काफी बड़ा आदमी बनेगा। अगर तुम उसे हासिल कर सको तो ये हमारी काफी मदद कर सकता है। बियाव काफी खुश हो जाती है और उसके डैड ज़ाओफैन को सेक्ट में ले जाने का तरीका ढूंढ रही हैं। वेन रैंगबैंग बताते हैं कि उसने डेब ने अभी प्रैक्टिस नहीं की है और उसका टेम्परामेंट पूरी तरह से चेंज हो गया है और उसे अब खून की प्यास होने लगी है। तो वो भला हमारी सेक्ट को छोड़कर कहाँ जाएगा? वही ज़ाओफैन अब चलते चलते एक गांव में पहुंचता है। सूरज आसमान पर था लेकिन फिर भी बाजार और गलियां सुनसान पड़ी थी और फिर तभी उसे बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था कि यहाँ एक 3 टेल फॉक्स डेमन आने वाला है इसलिए सब अपने घर पर छुप जाएं। वही तभी हम एक बूढ़े बाबा जो अपने आप को ज्योतिष कहते हैं वो अपनी पोती के साथ वहाँ है और वो उसे देखते ही कहते हैं कि तुम क्विंग्यू सेक्ट के हो ना। जिस पर ज़ाओफैन पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। उनकी पोती बहुत मजाकिया और बड़बोली टाइप की थी इसलिए वो कहती है कि ये हर किसी से क्विंग्यू सेक्ट का ही कहते हैं, कोई ना कोई तो कह ही देता है। इस पर वो पोती को डांटते हुए कहते हैं कि हमें भूत और भविष्य सब पता है तो तुम्हारे सेक्ट के बारे में बता देना कोई बड़ी बात नहीं। तुम डेविल्स को मारना चाहते हो लेकिन अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हो। तुम्हें भविष्य की चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है। तुम्हारे मन के अंदर एक खाली कोना है जो तुम भरना चाहते हो लेकिन तुम्हें कोई अपनी बात कहने को नहीं मिलता। तुम्हारी लाइफ में काफी सारी दिक्कतें हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एक एक करके गायब होते जा रहे हैं और अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी और अपना खाली कोना नहीं भरा तो तुम्हारी लाइफ बहुत खतरे में आ जाएगी और तुम्हारी फूटी किस्मत का एनवेलप खुल जाएगा और जीवन मृत्यु पर भी बात आ जाएगी। लेकिन मैं इसे दूर होने का एक टोटका जानता हूँ जिसकी फीस 10 टेल्स है। ज़ाओफैन के पास 4 सिक्के थे लेकिन वो 4 सिक्के में भी काम चला लेता है। लेकिन तभी वहाँ एक टाओस्ट मॉन्क आता है जो तियानयन टेम्पल से है और वो यहाँ फॉक्स डेमन को मारने आया है। वो गांव वालों को यकीन दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है और अब वो ज्योतिष उस मॉन्क के पास जाकर भी उसका भविष्य बताने को कहता है जिस पर वो उसे एक बार में ही हड़काकर कहता है कि हम उस परम परमेश्वर बुद्धा को मानते हैं
और इस सब में विश्वास नहीं रखते, इसलिए तुम चुप हो सकते हो। वो जाओ फैन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो अपना इंट्रो देता है और फिर जाओ फैन से वो उसकी लड़ाई में साथ देने को कहता है, क्योंकि इनकी लाइफ का गोल डेमन्स को मारना ही है। वो दोनों फिर ब्लैक स्टोन केव में जाने लगते हैं जहाँ वो डेमन है। पोती ज्योतिष से पूछती है कि आपको पता है कि ब्लैक स्टोन केव में खतरा है और उसकी कुंडली में भी थोड़ी दिक्कत लिखी है, तो आपने उसे जाने से क्यों नहीं रोका। ज्योतिष कहता है कि उसने अपनी चॉइस बना ली है और अब डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता है, हमें उन पर भरोसा रखना ही होगा। और फिर यही एपिसोड इसी तरह खत्म हो जाता है।